आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा आरबीआई के बड़े यू टर्न के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे इंडिया के एआई कैपेबिलिटीज को। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला। आज है फ्राइडे 28 फरवरी। अब हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं हमारी पहली स्टोरी पर। आरबीआई ने हाल ही में एक बड़ा यू टर्न लिया है, पर इसको समझने के लिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। 2023 के एंड तक आरबीआई को इस बात की चिंता थी कि इंडियन बैंक्स बहुत ज्यादा लोन्स दे रहे थे। लोन ग्रोथ इतना तेज था कि बैंक जितना डिपॉजिट ले रहे थे उससे भी तेज स्पीड से लोन बांट रहे थे। इसीलिए नवंबर 2023 में आरबीआई ने ब्रेक्स लगाने का फैसला लिया। उसने एनबीएफसीज और कंज्यूमर क्रेडिट पर रिस्क वेट्स बढ़ा दिए। रिस्क वेट्स क्या होते हैं ये हम आगे समझेंगे, पर यह डिसीजन कुछ ज्यादा ही अच्छे से काम करने लगा। बैंक्स ने एनबीएफसीज और माइक्रो लेंडर्स को लोन देना काफी कम कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बहुत लोगों के लिए फाइनेंस लेना मुश्किल हो गया। फरवरी 2025 तक आरबीआई का मूड बदल गया। पिछले महीने पॉलिसी रेट्स कट किया गया ताकि मार्केट में ज्यादा लिक्विडिटी आए, और अब जो हाई रिस्क वेट्स 2023 में बढ़ाए गए थे उनमें से कुछ रोल बैक हो गए हैं। ये एक बड़ा डिसीजन है, पर यह समझने के लिए कि इसका मतलब क्या है, हमें 3 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। पहला, रिस्क वेट्स का क्या काम होता है। दूसरा, नवंबर 2023 के डिसीजन का लेंडिंग पर क्या असर पड़ा। और तीसरा, इस नए रोल बैक के बाद क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम रिस्क वेट के रोल को समझते हैं। जब भी बैंकिंग की बात होती है, एक कॉन्सेप्ट बार बार सामने आता है। बैंक्स पैसा बनाने के लिए लोन्स देते हैं। बैंक्स के लिए क्रेडिट्स और डेबिट्स सिर्फ एक रजिस्टर में लिखे गए एंट्रीज नहीं है। जब कोई बैंक किसी को लोन देते हैं तो वो फिजिकली कहीं से पैसा नहीं उठाते, बल्कि एक लेजर एंट्री से नए पैसे बनाते हैं। सुनने में अजीब लग सकता है, पर आरबीआई के पास इस प्रोसेस को कंट्रोल करने का एक सिस्टम है। बैंक्स को लीगली एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। मतलब जितना पैसा वो लोन के लिए देते हैं उसके अगेंस्ट उन्हें अपना कुछ कैपिटल रिजर्व रखना पड़ता है। ये कैपिटल या तो बैंक के शेयर होल्डर्स का होता है या किसी कॉस्ट पर बोरो किया जाता है। ये इंश्योर करता है कि बैंक्स बिना सोचे समझे लोन्स बांटने न लगे। अब ये सवाल आता है कि कितना कैपिटल रिजर्व रखना होता है। यही रिस्क वेट्स का कॉन्सेप्ट आता है। हर लोन एक जैसा नहीं होता। एक होम लोन पर्सनल लोन के मुकाबले सेफ होता है। इस वजह से हर लोन कैटेगरी का अलग रिस्क वेट होता है। ये रिस्क वेट डिसाइड करता है कि बैंक को कितना रिजर्व कैपिटल रखना पड़ेगा। अगर एक लोन का रिस्क वेट 100% है तो जितना लोन दिया गया है उतना ही कैपिटल रिजर्व में रखना पड़ेगा। अगर 50% है तो हर 2 रुपीज लोन के बदले सिर्फ 1 रुपी रखना होगा। अब सोचिए, अगर आप एक बैंक हो और आपके पास लिमिटेड कैपिटल है तो आप कौन सा लोन देना पसंद करोगे, जो 100% रिस्क वेट का हो या 50% का। जाहिर सी बात है, बैंक्स उन्हीं लोन्स को प्रेफरेंस देते हैं जिसमें कम कैपिटल रिजर्व रखना पड़ता है। इसीलिए जब भी आरबीआई रिस्क वेट बढ़ाता है या घटाता है तो पूरे लेंडिंग मार्केट का फ्लो बदल जाता है। नवंबर 2023 में रिस्क वेट बढ़ाने का असर काफी बड़ा था, और अब जो रोल बैक हो रहा है वो भी उतना ही सिग्निफिकेंट है। जब नवंबर 2023 में आरबीआई ने एनबीएफसी और कंज्यूमर लेंडिंग के रिस्क वेट्स बढ़ाए तो उसका सीधा इंपैक्ट लेंडिंग पर पड़ा। एनबीएफसीज के लिए पैसे बोरो करना महंगा हो गया। बैंक्स ने एनबीएफसीज को लोन देना कम कर दिया। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या एमएफआईज जैसे लेंडर्स जो अनसिक्योर्ड लोन्स देते हैं उनके लिए कंडीशंस मुश्किल हो गए। एनबीएफसीज और एमएफआईज के फाइनेंसिंग ऑप्शंस श्रिंक हो गए। वो बैंक से लोन नहीं ले पा रहे थे और इस वजह से उनके लेंडिंग मॉडल्स पे भी असर पड़ा। इसका नतीजा ये निकला कि बहुत लोगों के लिए लोन लेना मुश्किल हो गया। लोन के स्लो डाउन का इंपैक्ट देखिए। लोन डिसबर्सल का ग्रोथ जो पहले 20% ईयर ऑन ईयर था, बहुत गिर गया। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का एसेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन होने लगा। पर्सनल लोन ग्रोथ दिसंबर 2024 तक 13.7% तक आ गया, जो पहले 25% था। बैंक्स का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो भी स्टेबल हो गया, जो पहले एग्रेसिवली ऊपर जा रहा था। एक तरह से देखा जाए तो आरबीआई का डिसीजन मार्केट को कूल डाउन करने में सक्सेसफुल रहा, पर साथ ही साथ कंजम्पशन और लेंडिंग स्लो डाउन भी हो गए। अब बात करते हैं 2025 के रिवर्सल की। 2024 में इंडिया का ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गया। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ क्वार्टर 2 FY25 में सिर्फ 5.4% रहा, जो क्वार्टर 4 FY24 में 8.4% था। अब आरबीआई को दिक्कत ये हो रही है कि कहीं लिक्विडिटी की कमी इकोनॉमी को और स्लो ना कर दे।
इसीलिए 2025 में आरबीआई ने पहले पॉलिसी रेट कट किया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए लिक्विडिटी बढ़ाया और अब एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग के लिए रिस्क वेट्स रोल बैक कर दिए। ये काफी बड़ा रिवर्सल है। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि एनबीएफसीज के लिए पैसे बोरो करना आसान हो जाएगा, माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स के लिए लोन देना सस्ता होगा और बैंक्स के बैलेंस शीट्स पर स्ट्रेस कम होगा। पर इसका एक चैलेंज भी है। माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग अभी भी रिस्की है क्योंकि डिलिंक्वेंसी रेट्स अभी भी हाई हैं। इस वजह से लेंडर्स तुरंत एग्रेसिवली लेंडिंग रिस्टार्ट नहीं करेंगे। अब देखना यह है कि आरबीआई का ये स्टेप इकोनॉमिक रिवाइवल में कितना काम आता है। क्या लोग फिर से ज्यादा लोन लेना शुरू करेंगे? क्या एनबीएफसीज और बैंक्स एग्रेसिवली लेंडिंग बढ़ाएंगे या फिर लेंडर्स अभी कॉशियस रहेंगे? ये तो आने वाले महीनों में पता चलेगा। तब तक आरबीआई के इस नए स्टांस का मार्केट में कैसा रिएक्शन आता है उस पर नजर रखना जरूरी होगा। अब चलते हैं हमारी दूसरी स्टोरी पर। कुछ महीनों में ही एआई एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन चुका है। हर जगह, चाहे वो ऑनलाइन रिसर्च टूल्स हो या ग्लोबल सप्लाई चेन्स, सब एआई की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मार्केट्स पे भी हमने इस साल के शुरुआत से एआई का यूज डबल कर दिया है और अभी तो फरवरी ही चल रहा है। जितना ज्यादा फायदा हो रहा है एआई, उतना ही तेज एक ग्लोबल आर्म्स रेस को फ्यूल कर रहा है। हर दिन नए ब्रेक थ्रू सुनने को मिल रहे हैं, बड़े लैंग्वेज मॉडल्स, एआई चिप्स और एआई जनरेटेड म्यूजिक और आर्ट। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं हो रहा। दो देश, यूएस और चाइना, इस रेस में सबसे आगे हैं। इंडिया का नाम एआई की दुनिया में अभी भी एक सीरियस कॉम्पिटिटर की तरह नहीं आता। ये थोड़ा शॉकिंग है क्योंकि इंडिया के पास स्टेम टैलेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपर कम्युनिटी सब कुछ है। फिर भी हम एआई में पीछे क्यों हैं? एक कार्नेगी इंडिया रिपोर्ट इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया को एआई पावर हाउस बनने के लिए 3 मेजर चैलेंजेस टैकल करने होंगे। सबसे पहला चैलेंज है एआई टैलेंट का डेवलपमेंट। सिर्फ बेसिक मशीन लर्निंग सीखे हुए डेवलपर्स नहीं, बल्कि टॉप लेवल रिसर्चर्स और साइंटिस्ट जो नए ब्रेक थ्रूज ला सकते हैं। दूसरा चैलेंज होगा डेटा इकोसिस्टम सुधारना। हमें क्वालिटी डेटा सेट्स चाहिए, स्पेशली मल्टी लैंग्वेज इंडियन डेटा सेट्स जो एआई मॉडल्स को सही तरीके से ट्रेन कर सके। और तीसरा चैलेंज हुआ एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट। सिर्फ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के बजाय इंडिया को नए पेटेंट्स और इनोवेशंस में आगे बढ़ना होगा। अगर ये 3 चीजें सुधर गई, टैलेंट, डेटा और आर&डी, तभी इंडिया एआई लीडरशिप में आगे बढ़ सकेगा। चलिए हर एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है टैलेंट का चैलेंज। हर साल इंडिया के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से हजारों इंजीनियर्स ग्रेजुएट करते हैं, जिनमें से काफी लोगों को मशीन लर्निंग और डेटा साइंस का एक्सपोजर मिला होता है। ऐसा लगता तो है कि इंडिया एआई डेवलपमेंट का हब बन सकता है, पर रियलिटी थोड़ा अलग है। कार्नेगी रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर इंडियन इंजीनियर्स मिड टियर रोल्स में फंसे रहते हैं। मतलब वो एआई इंप्लीमेंट तो कर रहे हैं, पर नए एआई टूल्स या मॉडल्स क्रिएट नहीं कर रहे। एआई सिर्फ कोडिंग का खेल नहीं है, ये एक डीप रिसर्च बेस्ड फील्ड है। इसमें टॉप टियर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स चाहिए जो नए एल्गोरिदम्स डेवलप कर सके, नए पेपर्स पब्लिश करे और नए एआई स्टार्टअप्स को गाइड करे। तो प्रॉब्लम क्या है? टॉप एआई रिसर्चर्स इंडिया में रुकते नहीं। सिलिकॉन वैली, यूरोप या यूएस के बड़े रिसर्च लैब्स उन्हें इजीली अट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि वहां फंडिंग और रिसर्च इकोसिस्टम बेहतर है। इंडियन गवर्नमेंट को यह प्रॉब्लम समझ आ गई है। रीसेंट पॉलिसीज में एआई टैलेंट को नर्चर करने की बात की गई है। आईटी कंपनीज भी स्पेशलाइज्ड एआई डिविजन्स खोल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एफर्ट्स जल्दी और बड़े स्केल पर हो सकेगा? अगर इंडिया सिर्फ मिड लेवल कोडर्स का एआई वर्कफोर्स बनाने पर फोकस करेगा तो एआई लीडरशिप अचीव नहीं कर पाएगा। बड़ा चैलेंज ये है कि टॉप टैलेंट को इंडिया में कैसे रखा जाए। इंडिया में ही टॉप टियर एआई रिसर्च लैब सेटअप कैसे करें, ये असली सवाल है जो अभी सॉल्व होना बाकी है। अब बात करते हैं डेटा के बारे में। डेटा इस जनरेशन का ऑयल है और एआई के केस में तो डेटा के बिना काम चलता ही नहीं। एआई मॉडल्स का एक्यूरेसी डायरेक्टली इस बात पर डिपेंड करता है कि ट्रेनिंग के लिए कितना ज्यादा और कितना अच्छा डेटा अवेलेबल है। इंडिया देखने में एक डेटा गोल्डमाइन लगता है। 140 करोड़ लोग, करोड़ों स्मार्टफोन यूजर्स, डिजिटल पेमेंट्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। पर कार्नेगी रिपोर्ट के हिसाब से ज्यादातर डेटा या तो फॉरेन टेक जायंट्स के पास है या फिर सरकारी डिपार्टमेंट्स में लॉक्ड है। अगर कोई इंडिया स्पेसिफिक एआई मॉडल बनाना चाहता है तो हाई क्वालिटी मल्टी लैंग्वेज डेटा सेट्स का मेजर इशू हो जाता है। डेटा को लेके इंडिया में ये चैलेंजेस है। बहुत सारे इंडियंस बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल है। हम एक ही भाषा में बात नहीं करते। कभी हिंदी, कभी इंग्लिश, कभी रीजनल लैंग्वेज मिक्स होते हैं।
ऐसे में स्टैंडर्ड डेटा सेट्स बनाना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स के पास वल्नरेबल डेटा है, पर वो यूजेबल तरीके से रिलीज नहीं होता। सोल्यूशन, गवर्नमेंट एक इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म लाने के बारे में सोच रहा था, जिसमें इंपॉर्टेंट डेटा सेट्स एक जगह कलेक्ट किए जाएंगे। कार्नेगी रिपोर्ट ये सजेस्ट करता है कि चाइना का नेशनल डेटा ब्यूरो जैसा एक बॉडी इंडिया में भी होना चाहिए, जो डेटा कलेक्शन और शेयरिंग को सिस्टमैटिक बनाए। इंडिया का तीसरा चैलेंज है R&D में इन्वेस्टमेंट का इशू। एआई में रियल ब्रेक थ्रू लाना सस्ता नहीं होता। यूएस में गूगल, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसे कंपनीज हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स एआई रिसर्च में डाल रहा है। चाइना में भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर एआई R&D पुश कर रहे हैं। और इंडिया में क्या हो रहा है? R&D स्पेंडिंग जीडीपी का लगभग 0.6% है, जबकि इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमीज जैसे यूएस और चाइना 3 से 4% तक स्पेंड करते हैं। इंडिया एआई रिसर्च पेपर्स लिख रहा है, पर इनका क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है। सिर्फ पेपर्स लिखने से एआई लीडरशिप नहीं मिलती। पैटेंट्स और रियल वर्ल्ड इनोवेशन भी मैटर करता है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर एआई में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एआई के लिए 2000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं 2025-26 फिस्कल ईयर में। ये एक अच्छा स्टार्ट है, पर कार्नेगी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ हेडलाइन के लिए बड़ा एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अनाउंस करना काफी नहीं होगा। पूरा R&D इकोसिस्टम डेवलप करना होगा। तो गवर्नमेंट इस बारे में क्या कर रहा है? इंडियन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अनाउंस किया है कि इंडिया अपना खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल या LLM डेवलप करेंगे। उनका कहना है, वी हैव नाउ क्रिएटेड द फ्रेमवर्क व्हिच विल बी लॉन्च्ड टुडे। वी आर कॉलिंग फॉर प्रपोजल्स टू डेवलप आवर ओन फाउंडेशनल मॉडल्स वेयर द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, द इंडियन लैंग्वेज, द कल्चर ऑफ आवर कंट्री, वेयर द बायसेस कैन बी रिमूव्ड, where the data sets for our country, for our citizens, that process will start today. साथ ही गवर्नमेंट एआई के लिए हजारों हाई एंड जीपीयूज खरीद रहा है। पर क्या ये काफी होगा? अनाउंसमेंट्स तो हो गए हैं, पर ये सब कब और कैसे इंप्लीमेंट होगा? इंडिया अगर अब भी एआई डेवलपमेंट को टॉप प्रायोरिटी नहीं बनाता, तो हम एक और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का चांस खो देंगे। अगर हम एआई में सीरियस प्लेयर्स बनना चाहते हैं, तो जल्दी और डिसाइसिवली एक्ट करना होगा। ये सिर्फ एक और टेक ट्रेंड नहीं है, ये हमारा डिजिटल फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो ये थी आज की स्टोरीज। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, भारतीय एयरटेल ने कंफर्म किया है कि वो टाटा ग्रुप के साथ अपने डीटीएच बिजनेसेस भारतीय टेलीमीडिया और टाटा प्ले मर्ज करने का प्लान कर रहे हैं। TRAI के डेटा के मुताबिक इंडिया का डीटीएच सब्सक्राइबर बेस जून 2024 में 62.17 मिलियन था, जो सितंबर 2024 में गिरकर 59.91 मिलियन हो गया। इस छोटे होते हुए इंडस्ट्री में भी एयरटेल डिजिटल टीवी ने पिछले क्वार्टर में 29,000 नए सब्सक्राइबर्स ऐड किए, जो सिंप्लीफाइड प्राइसिंग और स्ट्रॉन्ग कंटेंट ऑफरिंग की वजह से हुआ। अगर ये मर्जर होता है, तो ये एक डोमिनेंट प्लेयर बन सकता है, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की नजर में आ सकता है। CCI इस मर्जर पे प्राइस कैप्स या सर्विस कमिटमेंट जैसे रूल्स लगा सकता है, ताकि कंपटीशन बैलेंस्ड रहे। दूसरा, यूके ने इंडिया के साथ 17 नए एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट डील्स अनाउंस की है। ये अनाउंसमेंट्स यूके के ट्रेड सेक्रेटरी जॉनथन रेनल्ड्स और इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर पॉपी गुस्ताफसन के इंडिया विजिट के दौरान आए हैं। यूनियन बजट ने इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या FDI का लिमिट 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया है। इससे ब्रिटिश इंश्योरेंस फर्म्स के लिए इंडिया में एक्सपेंशन का बड़ा मौका खुल सकता है। फाइनली, इंडिया की क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में डबल से ज्यादा बढ़ गए, जो कॉइनगेको के मुताबिक मेजर एक्सचेंज पर $1.9 बिलियन तक पहुंच गए। ये सर्ज इंडिया की यंग पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है, जहां 140 करोड़ लोगों में से 2/3 लोग 35 साल से नीचे के हैं। बहुत लोग स्लो जॉब और सैलरी ग्रोथ के बीच ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्सेज ढूंढ रहे हैं। इंटरेस्टिंगली, जयपुर, लखनऊ और पुणे जैसे नॉन मेट्रो सिटीज भी क्रिप्टो अडॉप्शन में बड़े कंट्रीब्यूटर्स बन रहे हैं। कॉइनस्विच के एनालिसिस के मुताबिक ग्रांट थॉर्टन भारत के एस्टिमेट के हिसाब से इंडिया का क्रिप्टो मार्केट 2024 में $2.5 बिलियन से बढ़कर 2035 तक $15 बिलियन तक पहुंच सकता है, 18.5% CAGR ग्रोथ रेट के साथ। तो ये थी आज की बड़ी स्टोरीज। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में।